Hey, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So I am back with a new chapter of Physics class 11 tutorial, that is motion in a plane of 11 series. And these are the topics which I am going to cover today. But before start, I would request you, if you are new to my channel, please subscribe my channel. And if you really like my videos, then please like and share my videos so that I can reach to more people like your friends and colleagues. And this will be going to be very helpful for your exam and your syllabus of physics. So without wasting any time, we will going to cover all these topics. So today's topics are scalars and vectors, then position and displacement vectors, what are they and how they work, equality of vectors, then multiplication of vectors by real numbers, addition and subtraction of vectors by graphical method, resolution of vectors. So all these are the topics which I am going to cover, and please don't worry, because this video will be going to cover in both English and Hindi, that is a mixed language English. So it will be very knowledgeable for you in the exam point of view. Alright, so हमारा पहला टॉपिक आज का स्केलर्स एंड वेक्टर्स है. तो क्या होता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स? सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत इजी टर्म्स हैं. देखिए, विद अ लिटिल डिफरेंस. क्या डिफरेंस है यहाँ पे? देखिए, स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया. ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, बट इनमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन. यानी कि मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर्स. और वहीं पे वेक्टर्स क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड विद direction are known as vectors. For example, जैसे कि अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन अपना वेलोसिटी हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, वेट हो गया. अपना वेट क्या है? एक हिसाब से फोर्स ही तो है, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इनमें क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है. अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है तो वो क्या होते हैं? हमारे वेक्टर्स. ठीक है. वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो साइन से, जिसमें कि एक हमारी टेल होती है और एक हमारा एरो होता है यहाँ पे, ठीक है. तो जैसे कि रिप्रेजेंट के लिए हम स्केल यूज करते हैं, तो अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है. और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होते हुए इसका जो एरो होगा उसकी लेंथ भी कम होगी, ठीक है. तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, अगर ये ए एंड बी वेक्टर्स हैं तो ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है देन बी. सो ए इज ग्रेटर देन बी. सो यहाँ पे क्या है? वेक्टर्स एंड स्केलर्स का मेन डिफरेंस. तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि वेक्टर्स जो होते हैं ना, उनमें प्रॉपर्टीज होती है. तो अभी हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, कि कैसे वेक्टर्स जो होते हैं एडिशन करते हैं, उनमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. तो हमारा सबसे इसके सेकंड टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है. इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर थोड़ी देर में कराऊंगा. सबसे पहले पोजीशन समझते हैं कि किसी वेक्टर जो है उसकी कुछ पोजीशन होती है, ठीक है, फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट ओ है और हमारा कुछ वेक्टर मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है. नाउ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है.
तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये ए है। इस कोऑर्डिनेट की कुछ होगी ना एक्स वाई जेड, मान लीजिए एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स हो गए, ये वाई ले लीजिए और ये जेड आगे की ओर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। नाउ अब बॉडी पहुंच गई बी पे, ठीक है। फिर ये ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे इसको, तो पोजीशन चेंज हो रही है ना बॉडी की टाइम के साथ, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। तो अभी क्या हो गया, अब बॉडी की पोजीशन हो गई x2 y2 एंड z2, ठीक है, x2 y2 एंड z2। नाउ अगर हमें निकालना है कि इनके बीच के पोजीशन जो है उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे x2 माइनस एक्स, ठीक है, y2 माइनस वाई एंड z2 माइनस z। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए बी पोजिशन वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी पोजिशन वेक्टर, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा ये देखो, ये ए का पोजिशन वेक्टर है, ये बी का, और ये जो हो गया ये ए बी पोजिशन वेक्टर है। नाउ अभी देखना ए टू बी जो है पाथ लेंथ तो अलग है, ठीक है, बट पाथ लेंथ आपको दिख रहा होगा कि वो ग्रेटर देन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा, ए बी। तो पोजीशन वेक्टर ए बी हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा पाथ लेंथ के, ठीक है। कभी भी पाथ लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता पोजीशन वेक्टर। इस बात को कान खोल के याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या कभी इक्वल हो सकते हैं या कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ही पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस करी ना ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा ए बी जो है वो पोजीशन वेक्टर है एंड दैट इज लेस देन द पाथ लेंथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम थर्ड टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब कोई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, हम किस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। देखिए, हम उस कंडीशन में इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल कहेंगे जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होएगा। देखिए, आपको दिख रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेट दिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बी एक्स मीटर्स, ठीक है, ये x मीटर की वैल्यू है। तो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड x मीटर है और b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड x मीटर है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर दोनों के x मीटर्स क्वांटिटीज हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है सिमिलर हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। a and b are equal vectors if the direction and magnitude are equal। बट हम b को -a कब कहेंगे, ये भी तो हो सकती है ना कंडीशन एक। तो देखिए, b को हम -a तब कहेंगे जब a के डायरेक्शन ऐसी हो, ठीक है, और b की डायरेक्शन जो हो इसके अपोजिट हो, बट मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिए, a और b जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट b की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट ऑफ a, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं माइनस साइन हटा दूं, ठीक है, जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो b और a इक्वल हैं, बट क्योंकि इनका जो एरो साइन है डिफरेंट है, देखिए एक जा रहा है इधर और दूसरा जा रहा है अपोजिट में, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से हम, ठीक है। तो b इक्वल्स टू -a। तो समझ में आया इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को वेक्टर कब कहेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर के पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है।
उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और उसके बाद वो फॉलो करना चाहिए किस चीज को, एक लो है भैया, दो लो है, एक नहीं है, दो है। फर्स्ट लो है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा है? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। एंड दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये दो लॉ हैं। अगर इन दोनों लॉ को भी फॉलो कर रहा है और उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे कि वो ए जो है वो टोटली एक वेक्टर है। और अब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एडिशन हो सकता है दूसरे वेक्टर का, उसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है दूसरे वेक्टर में से, और उसको मल्टीप्लाई कर सकता है किसी स्केलर क्वांटिटी से या किसी और वेक्टर से। ठीक है, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी हम सीखेंगे कि किस तरह से होता है। और इसमें मैट्रिक्स मेथड भी होता है कि कैसे ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। ठीक है, ए और बी का एडिशन वेक्टर कैसे होता है और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे फोकस रखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए ये वाला कंसेप्ट। तो चलिए करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए आप एडिशन करते हैं वेक्टर्स का, और हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर है इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरो से ऊपर। तो अभी क्या है, ए एंड बी वेक्टर है, तो इनका एडिशन क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक है, नाउ ए वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब ये आप कहेंगे ये क्या बता दिया सर आपने? तो ये कुछ नहीं है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है ए वेक्टर की। ठीक है, जब उसको हम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, देखिए आई कैप, वाई, जे कैप और के कैप क्या है? दीज आर द यूनिट वेक्टर्स along the x axis, y axis and z axis। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं where i cap, j cap and k cap are the unit vectors। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं along x axis, y axis and z axis। नाउ अभी b वेक्टर भी है। बी वेक्टर का क्या कोऑर्डिनेट्स है? बी वेक्टर का है, इसको मान लीजिए x1, y1, z1। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब मैं इसको एडिशन करने के लिए कहूंगा, तो मैं मान लीजिए इस एडिशन का वेक्टर को r मान रहा हूं, तो r क्या है? a प्लस बी वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। ठीक है, देखिए दोनों वेक्टर्स का जो कोऑर्डिनेट है x1 एंड x2, ठीक है, जो कि x एक्सिस के अलोंग है, तो इसको ऐड कर देंगे x1 प्लस x2, और आगे क्या होगा? i कैप प्लस y1 प्लस y2, ठीक है, j कैप हो जाएगा, प्लस z1 प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर r। ठीक है, नाउ ये तो मैंने आपको फिजिकली बता दिया, थ्योरेटिकली बता दिया। थ्योरेटिकली के अलावा अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ये एक है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ऐसे ये ए वेक्टर ग्राफिकली दिखाया, ये बी वेक्टर दिखाया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? देखिए अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, जो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर, वो इस ट्रायंगल को पूरा करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सी है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए, आप देखिए ये ट्रायंगुलर की जो डायरेक्शन आ रही थी ए और बी से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है सी। तो यही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है कि ए और बी वेक्टर्स जो कि एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो सी वेक्टर जो कि इनका रिजल्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इनके सीक्वेंस से, इन दोनों के सीक्वेंस के अपोजिट चलेगा
इनका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल बना देगा, ठीक है, समझ में आए बात। तो अगर मैं कहूं ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ठीक है, अब ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, ये मैंने एक पजल दिया आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बताइए डी इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा और कैसा होगा। देखिए बहुत सिंपल है, मैं मान लेता हूं ए प्लस बी वैक्टर को कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ये ए प्लस बी वैक्टर हो गया, ठीक है, एक वेक्टर ही हुआ, ये भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का वेक्टर का सम अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होगा, ये होगा, सिंपल। तो देखिए अगर 3 लाइंस भी थी तो मैंने उनको पहले 2 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये ए प्लस बी वैक्टर कर दिया, अब ए प्लस बी वैक्टर को सी में ऐड कर दिया, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये बहुत इजी हो गया आपका। तो ये वेक्टर जो है ए प्लस बी प्लस सी हो गया, जो कि डी वेक्टर है। तो इस तरह से एडिशन करते हैं हम, ठीक है, ये ग्राफिकली हो गया आपका, ये थियोरेटिकली हो गया, ठीक है। नाउ इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जो कि होगा a माइनस बी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन से एक तरह से अगर देखे जाए तो a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, इस तरह भी हम देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन को हम कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि a माइनस बी को a प्लस माइनस बी, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, अच्छे से करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट करता हूं, और अभी बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने हैं, तो पूरा फोकस जो है अपना यहाँ पे रखना, ताकि मैं हर एक कंसेप्ट आपको समझा सकूं और आपको ये लेसन जो है वो समझ आ सके। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर चलेगा, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन। चलो वही मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, वापिस से ए और बी वेक्टर है, अब इन दोनों को फिर से ऐड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर सी है। ए के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ए को हम लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हम लिख सकते हैं। नाउ बी को हम लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। नाउ a माइनस बी क्या होगा, ठीक है, ये मान लीजिए आर वेक्टर है a माइनस बी, तो क्या होगा x1 माइनस x2, क्योंकि a में से b को माइनस कर रहे हैं, तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 देन प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। नाउ अगर मैं कहूँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि a माइनस बी कैसे बताओगे आप, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो b को तरफ पहले इधर करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी। b हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था यहाँ तक, ये b वेक्टर था, हमें बताना है a माइनस बी, तो b को हमने पहले पीछे रिप्रोड्यूस करा, और ये यहाँ पर जब रिप्रोड्यूस हो गया माइनस बी आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे a माइनस बी, यानी कि अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। सिंपल, हमें ऐड करना बहुत आसान लगता है, तो हमने b को क्या करा माइनस बी में कन्वर्ट कर लिया, फिर a में ऐड कर दिया माइनस बी, तो a में माइनस बी ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इन दोनों का सीक्वेंस क्या है, सेम है, a और माइनस बी का सेम है ना, बट इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इनके अपोजिट चल रहा है, तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, तो ये होगा हमारा a प्लस माइनस बी, यानी कि a माइनस बी वेक्टर। तो समझ में आया किस तरह से करते हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ अब एक दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए जनरली जो हम कंपोनेंट्स कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो हम दो डायरेक्शन में लेते हैं। तो जैसे ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो तो ए एक्स होंगे और ए वाई होंगे, ठीक है। अगर हम 3D में बात करेंगे तो एक और आ जाएगा ए जेड, ठीक है। बट यहाँ पर हम 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं, तो ए एक्स प्लस ए वाई की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं 3D का भी बताऊंगा, बट पहले 2D का समझ लो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ए एक्स प्लस ए वाई इन द वेक्टर फॉर्म अगर ऐड करें, वेक्टर फॉर्म में ऐड करें तो वो ए वेक्टर बनाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि ए एक्स और ए वाई मैग्नीट्यूड में किस तरह से इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ए एक्स का स्क्वायर करो प्लस ए वाई का स्क्वायर करो, ठीक है, और देखो क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ए एक्स होता क्या है, ये एक्स कंपोनेंट होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो इसको ए cos थीटा लिख सकते हैं और ए वाई को हम ए sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका स्क्वायर का एडिशन जो होएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करा, नहीं किया, ठीक है। क्या चेंज करा, राइट हैंड साइड चेंज करा। नाउ हम ए को लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, अंडर दी रूट, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए इक्वल्स टू दिस। नाउ हो गया, ए को हमने लिख दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। नाउ अगर मान लेते हैं ए जेड भी होता, ठीक है, अब क्या हो गया, 3D हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। नाउ ए को कैसे लिखेंगे, अब ए को लिख सकते हैं हम, वेक्टर डालो, इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर और इनका अंडर द रूट। तो हम जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके जब ऐड कर देंगे तो उनका अंडर द रूट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बाद हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपको आना ही आना चाहिए। देखिए देखिए डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं कवर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसका मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम है तो जैसा पैरेललोग्राम लॉ होता है उसके साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है, ओ है। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम इस पैरेललोग्राम को कवर करें, पूरा बनाएं, तो देखिए कुछ इस तरह से होएगा, ठीक है। होएगा नहीं होएगा। नाउ हमने क्या कहा कि अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उन दोनों का जो एडिशन होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ओ से ओरिजिनेट होता हुआ एक उसका क्या होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। सो द डायगोनल originating from the common center O represent the resultant of these two vectors, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, जो कि ओरिजिनेट कर रहा है O से और दूसरे एंड को, दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया R, जो कि है A प्लस बी वेक्टर, ठीक है। A plus B vector resultant is the resultant which is originating from the vertex O, common center O, and heading towards the other vertex, ठीक है। Now अब इसको देखें प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो ओरिजिनेट होता है। अब क्या करना है आपको,
देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए, चले जाइए, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने ये वेक्टर को। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर है पैरेललोग्राम में, ये बी वेक्टर है और ये क्या है, ए वेक्टर है। क्यों? अब मैंने इन दोनों को इक्वल कैसे करा, ये साइड को मैंने कैसे कहा ये वेक्टर है, क्योंकि देखिए इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है सेम है और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए, ये भी ए हो गया और ये साइड भी क्या होगी, ये भी बी होगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। नाउ अब देखिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मान लीजिए एंगल जो है थीटा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। नाउ ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ए और बी के एंगल बीच का है थीटा, तो ये वेक्टर क्या हो गया, बी कोस थीटा, ठीक है। देखिए ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, ठीक है, ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दीजिए। ये हो गया आपका ओ, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये ले लीजिए आप एच, ठीक है, ये एल ले लीजिए, ठीक है, ये एम ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसको भी ले लीजिए, इसको टी ले लीजिए, ठीक है। तो इन द ट्राइंगल एच एल एम, ट्राइंगल लेंगे एच एल एम। नाउ देखिए अब ये देखिए ये बी कोस थीटा है, ठीक है, तो ये बी साइन थीटा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, बी कोस थीटा ये है तो बी साइन थीटा ये होगा। नाउ अब हम क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता, ये तो हमने मैंने कह दिया, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए आप यहाँ से वो ले लीजिए आप ट्राइंगल लॉ में कि ए प्लस बी कोस थीटा, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल को देखना है हमें, ठीक है, ए प्लस बी कोस थीटा प्लस, अब देखिए ये जो है हमारी एक साइड हो गई ओ एम, ये क्या है, ओ एम है, और हमारा एच एम कौन सी डायरेक्शन है, एच एम, एच एम क्या है, बी साइन थीटा। समझ में आ रही है बात, हमारा ओ एम क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा, और एच एम क्या है, बी साइन थीटा। नाउ अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ओ एच एम, ठीक है, इन द ट्राइंगल ओ एच एम, ठीक है, और पाइथागोरस लगा दें हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, आर है, ठीक है, हम मान लीजिए आर है, आर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी सिर्फ आर स्क्वायर। नाउ इसमें देखिए ए प्लस बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड में, ए है प्लस बी कोस थीटा, ये तो आपका क्या होगा बेस, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा। अब उसने क्या कहा है, इसका स्क्वायर करना है, तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर और बी साइन थीटा का भी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए ए प्लस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो 2ab कोस थीटा, ये भी तो होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब प्लस में क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर क्या हो गया, यहाँ पे आर का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ऊपर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे इसमें और इसमें, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab क्या हो गया, कोस थीटा, ठीक है। नाउ अब देखिए बहुत सिंपल है आपकी बात, यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सिंपल सा हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर दिस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा,
ये अपने को वैल्यू पुट करनी थी कि रिजल्टेंट जो होगा आर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, यानी कि वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर द रूट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन हमने यहाँ से शो कर दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोई मुश्किल था क्या इसमें? कुछ लगा आपको मुश्किल? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपल सॉल्व करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमने फॉर्मूला निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो वेक्टर का एडिशन बताया था, ए एंड बी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि कैसे हम इसका एंगल निकालते हैं किसी एक वेक्टर के साथ। तो देखिए रिजल्टेंट का जो एंगल होता है एक वेक्टर के साथ, जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट करा है, वो होता है tan इनवर्स। देखिए अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ये बी वेक्टर होगा तो बी cos थीटा ये होगा और बी sin थीटा ये होगा। तो इन ट्राइंगल HOM यहाँ पर देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी cos थीटा है, ये बी sin थीटा है। तो tan फाई क्या होगा? बी sin थीटा अब बाय में a प्लस बी cos थीटा, इसलिए मैंने क्या लिखा है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। ठीक है ना आसान? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे वेक्टर्स की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अभी क्या है यहाँ पे देखिए, एडिशन जब करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है, तो वेक्टर जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, बट ये रूल फॉलो नहीं होता सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, कि अगर आपको a माइनस बी वेक्टर जो है वो इक्वल हो जाए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्या है? नहीं होता है। ठीक है, बट हम क्या फॉलो करता है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, चाहे आप a को पहले लीजिए चाहे आप b को पहले लीजिए, अगर दोनों का ऐड हो रहा है तो जो अलजेब्रिक सम होगा या फिर वेक्टर सम होगा वो बराबर ही होएगा। ठीक है, नाउ एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ वेक्टर की, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब क्या होता है ये एसोसिएटिव लॉ? ये कहता है a प्लस बी प्लस सी करिए या a प्लस बी वेक्टर में ऐड करिए सी वेक्टर। ठीक है, a में ऐड करिए b प्लस सी वेक्टर को या a प्लस बी वेक्टर को c में ऐड करिए, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। और ऊपर वाला क्या था? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो जो भी एडिशन ऑफ वेक्टर होंगे, कोई भी दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगी कॉम्यूटेटिव और दूसरी होगी एसोसिएटिव। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद अ नंबर, विद अ कांस्टेंट और विद अ स्केलर। कैसे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ कांस्टेंट। ठीक है, मान लीजिए आपका कांस्टेंट क्या है? लैम्डा। ठीक है, तो ए वेक्टर को जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा ए। ठीक है, समझ में आई बात?
लैम्डा ए हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दे ए वेक्टर से, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4a हो जाएगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4a। हालांकि जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन विल बी सेम। फॉर एग्जांपल आई कैप इसकी डायरेक्शन है, तो यहाँ भी इसकी आई कैप होगी, बट इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 4a हो जाएगा। समझ में आई बात? नाउ अगर मैं कहता हूँ अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो क्या होगा आंसर 0, ठीक है। तो 0 वेक्टर कहते हैं इसको, और नल वेक्टर भी कहते हैं, 0 और नल वेक्टर। अब नल वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है कि देखिए नल वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नल वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड करते हैं तो वही वेक्टर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये नल वेक्टर है, प्लस इसमें ए ऐड करा तो आंसर क्या आया, ए वेक्टर आया, ठीक है। अब नल वेक्टर में से माइनस करते हैं कोई वेक्टर तो माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। नल वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर से तो नल वेक्टर आ जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से होता है। अब और क्या रह गया आपका, अब आपका मैं कराऊंगा दो वेक्टर्स जो है ना, किस तरह से हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब। तो देखिए आपके दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। देखिए पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है ए डॉट बी, ठीक है, क्या वैल्यू आती है ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू क्या आती है ए बी साइन थीटा, ठीक है। और इसका देखिए और भी होते हैं, जैसे मैट्रिक्स वाला होता है तो वो आपका वेक्टर अलग होता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है मैट्रिक्स का, देखिए ऐसे होता है x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इस तरह से होता है x2 y2 एंड z2, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलग मेथड होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में करते हैं। बट यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, दो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। नाउ आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं उसको आप पढ़िए, रीड करिए, और कुछ एक्सरसाइज पार्ट है आपके एनसीईआरटी में तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ताकि आपको इसके जितना भी कंसेप्ट है समझ में आए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।